तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सन 2024 का जो सेट नंबर 2 था जिसका कोड था IK, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था और कुछ क्वेश्चन बच चुके थे। तो जो क्वेश्चन बच चुके हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण मतलब विद्युत रूप रोधन के रंग लिखिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो घरेलू कार्यों में, जो बिजली के लिए घरों में जो विद्युत परिपथ में जो प्रयोग किए जाते हैं, उनमें तार जो होती हैं उनकी कार्यप्रणाली बताना है कि उनका कार्य क्या होता है और उन पर कौन सा आवरण चढ़ाते हैं, हमको ये चीज़ हमको बताना है। और पहला क्या देखा है? विद्युत जीवित तार, दूसरी भू संपर्क तार, तीसरा है उदासीन तार। इन तीनों के बारे में हमको बताना है। और देखा जाए तो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। कितने नंबर में? 6 नंबर में। यानी आपको क्या करना, थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल सके। चलिए हम इसको देखते हैं आपको कैसे आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, पहले हेडिंग डालना है जीवित विद्युन्मय तार। उसके बाद आपको लिख देना है इसमें कि जो विद्युत तार लाल विद्युत रोधी आवरण का होता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो जीवित तार होती है उसके ऊपर जो होता है लाल कलर का आवरण चढ़ा होता है। किस कलर का? आवरण। यानी आपको बता देना है कि जो जीवित तार होती है जिसको विद्युन्मय तार कहते हैं, इस पे लाल रंग का ऊपर एक, आपने देखा भी होगा घरों में कि लाल कलर की तार आती है, उस पर लाल कलर का जो है वो प्लास्टिक लगा होता है, यानी जो विद्युत रोधी कुछ अलग पदार्थ, यानी या कह सकते हैं आवरण। किस कलर का होता है? लाल कलर का। तो उसको कौन सी तार होती है? होती है जीवित तार। यानी वही लिखा हुआ है कि विद्युत तार लाल विद्युत रोधी आवरण का होता है, यानी इस पर लाल रंग का आवरण होता है। फिर बता देना है कि इसमें उच्च विभव 220 वोल्ट की धारा घंटों में लाई जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें उच्च वोल्टेज की धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे 220 वोल्ट की धारा इसमें एक प्रवाहित होती है, आपको लिख देना है। फिर अगला आपको क्या लिखना है? अगला हेडिंग डालना है भू संपर्क तार। तो भू संपर्क तार में भी ये लिख देना है आपको कि भू संपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। यानी आप, इसका मतलब ये है कि जो भू संपर्क तार होता है इस पे हरे रंग का आवरण चढ़ा होता है। यानी आपको, आपने देखा होगा जो हरे कलर की तार आती है वो कौन सी होती है? वो होती है भू संपर्क तार। वही चीज़ लिखा है कि भू संपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। फिर आपको क्या बताना है? बता देना है कि घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होती है। यानी ये क्या है? भू संपर्क तार इसका नाम है। इसका क्या भू संपर्क तार नाम है, इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए। जो घर क्या होता है? घर के निकट जो भूमि के भीतर, यानी घर के निकट जो भूमि के अंदर क्या कहते हैं? खोदते हैं। खोद करके जो अंदर जो धातु की प्लेटें पड़ी होती हैं, क्या पड़ी होती हैं? जो धातु की प्लेटें पड़ी होती हैं, उस धातु के प्लेट से ये भू संपर्क तार को जोड़ दिया जाता है। यानी घर के पास गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में धातु की प्लेट मिलती हैं, उस धातु की प्लेट में तार को, भू संपर्क तार को जोड़ देते हैं। वैसे लिखा है कि घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होता, इसमें प्रतिरोध कम होता है। फिर अगला आपको हेडिंग डालना है उदासीन तार। उदासीन तार के हेडिंग डाल करके उसमें आपको लिख देना है कि उदासीन तार, यानी जो उदासीन तार होता है उदासीन होता है। उदासीन तार उदासीन होता है जो सामान्यतः काले रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। यानी जो उदासीन तार है जिसका नाम पड़ा है वो उदासीन होता है, आपको पहले बता देना है। फिर आपको ये बता देना है कि इस पे काले रंग के विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है। यानी आपने देखा भी होगा घरों में काले रंग की तारों का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सी होती है? वो होती है उदासीन तार। यानी उदासीन तार कैसी होती है? उस पर काले रंग का आवरण चढ़ा होता है। तो आपको वही लिखा है उदासीन तार
उदासीन होता है, जो सामान्यतः काले रंग के विद्युतरोधी पदार्थ से ढका होता है। यह तार धारा को वापस पावर हाउस तक ले जाती है। जिसका कार्य क्या है, जो उदासीन तार होती है ये वापस जो धारा होती है उस धारा को वापस पावर हाउस तक ले जाने का काम करते हैं। आपको इतना लिख देना है, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको ये 4 नंबर का करना रहेगा, ये तीनों लिखिए। या तो आपके पास ऑप्शन रहेगा अथवा का, अथवा में कौन रहेगा, अथवा मिलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको ये करना रहेगा तो इसमें अथवा करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आपको दोनों बताएंगे, लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा आपको वही करना है, जो आपको इजी लगे वो आप करके आइएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अगर आपसे कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, तो पहले आपको बता देते हैं। तो आपको लिखना क्या है, लिख देना है कि इस नियम के अनुसार, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हो। अब इसके कहने का मतलब क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि आपको अपने बाएं हाथ के, यानी बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाना है। अब कैसे फैलाना है कि तीनों लंबवत हों। अब इसे हम आपको दिखा देते हैं। कर तीनों हाथ की उंगली को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों लंबवत हों। लंबवत मतलब ये देखो, अब ये देखो, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे, यानी यहाँ पे देखा जाए तो 90 अंश का कोण बनना है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है। ये इधर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। उससे कह रहा है यहाँ पे देखो, अब ये देखो इधर 3, ये तो यहाँ पर भी यानी तीनों लंबवत होनी चाहिए। लंबवत मतलब क्या है कि 90 अंश का कोण बनना चाहिए, कि यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बढ़े, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा होना चाहिए। अब देखो ये लंबवत है, इसके क्या है लंबवत, ये पड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा जैसे है। ये क्या है, पड़ी रेखा की तरफ है, ये खड़ी रेखा की तरफ है, यानी तीनों लंबवत होना चाहिए। ऐसे अंगूठा फैलाना है आपको, यानी आपको बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों लंबवत। देखो ये भी लंबवत है और ये भी लंबवत है, तीनों लंबवत है। तो तीनों लंबवत हों, तो वही कहा गया है। तो आपको ऐसे फैलाना है। उसके बाद क्या है, इसको फैलाएंगे तो ये पता चलेगा, जो ये तर्जनी होती है, इसको क्या कहते हैं, तर्जनी। जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को। जो मध्यमा होती है, तो मध्यमा ये बल रेखाओं को दिखाती है। किसको दिखाती है, तो ये नियम क्या कहता है कि आपको तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों लंबवत हों। जब लंबवत होंगे तो ये जो होती है इसको कहते हैं तर्जनी। क्या कहते हैं, तर्जनी। तो तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है। क्या बताती है, यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। और जो मध्यमा होती है, मध्यमा क्या बताती है, धारा की दिशा को, कि धारा इधर की तरफ बह रही है, धारा इधर की तरफ। जो अंगूठा होता है बल की दिशा को बताता है, यानी अंगूठा बल की दिशा को बताता है, बल इधर की तरफ लग रहा है। और ये बताती है धारा इधर की तरफ बह रही है। ये क्या बताती है कि इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हम आपको ये भी बता दें, आपने कभी देखा होगा जब कोई लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, वो जो ज़मीन दिख रही है, कर वो क्या ज़मीन दिख रही है वो हमारी है। यानी क्या बताता है, हम लोग अपना क्षेत्र दिखाते हैं। हमारा जब क्षेत्र बताना होता है किसी को तो ऐसे उंगली दिखाते हैं कि वो जो दिख रही है वो हमारा ही क्षेत्र है, वो हमारा ही खेत है। तो इसका क्या है, क्षेत्र का। उसी से आपको याद रखना है, ये क्या बताती है, क्षेत्र। क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ये बताती है धारा की दिशा, ये बताता है बल की दिशा। बस इतना, यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो ये बताया गया है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, यानी तीनों यानी अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। क्या हो, तीनों परस्पर लंबवत रहें। तो इस स्थिति में तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बस आपको इतना लिख देना है और आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको अगर समझाना मैंने बता ही दिया। तीनों को ऐसे आपको फैलाना है कि तीनों लंबवत हों। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, ये बल की दिशा को बताता है।
और ये तो हो गया। और एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे घुमा करके, एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। यानी बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए किन नियम का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता देना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए करता है। यहाँ से आपको बहुविकल्पी भी बन सकता है और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। या तो आपसे क्वेश्चन में ये कह देगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग कहाँ पर करते हैं। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो बता देना है बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो आपको दोनों को तैयार करना है, हमको दोनों आपको बता दिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं किसमें का, और एक क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा है। तो अगला क्या है, अगला कह रहा है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये नियम क्या कहता है। तो इसमें नियम कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि आपको अपने दाहिने हाथ में, यानी आपको दाहिने हाथ में एक तार है, यानी इस नियम कहने का मतलब ये है, कहते हैं कि आपको तार लेना है। क्या लेना है, तार। जैसे मान लेते हैं कि तार है, और कह रहा है इस तार को आपको इस प्रकार पकड़ना है, इस प्रकार तार को आपको इस प्रकार पकड़ना है कि जो तार है, तार पर उंगलियां लिपटी जैसे दिखे। देखो लग रहा है नहीं, जैसे मान ली तार होती, तार को ऐसे पकड़ लें तो उंगलियां क्या लग रही है, तार पे लिपटी हुई है। क्या है, लग रहा है तार पे लिपटी हुई है। तो वही बताया गया है कि कहते हैं कि अगर आप एक धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है कि जो उंगलियां हों वो तार पर लिपटी हो। क्या हो, तार पर लिपटी हो। तो जो ये अंगूठा है, कह रहे जो अंगूठा है, तो अंगूठा धारा की दिशा को बताता है। यानी आपको तार लेना, तार पे ऐसे आपको पकड़ना है कि उंगलियां उस तार के चारों तरफ लिपटी हों। देखो जैसे मान लेते तार है, ये उंगली देखो चारों तरफ लिपटी कि नहीं लिपटी है, तो लिपटी हुई है। तो इसमें यह पता चलता है कि जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा को बताता है। किसको बताता है, धारा की दिशा को, यानी धारा इधर की तरफ बह रही है। और जो उंगलियां हैं, तो उन उंगलियां जो हैं चुंबकीय रेखाओं को बताती हैं, यानी चुंबकीय रेखाओं को बताते हैं कि चुंबकीय रेखाएं इधर की तरफ चल रही है और धारा इधर की तरफ बह रही है। बस इस नियम में यही है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लिखना क्या है आपको। तो आपको इसमें लिखना क्या है, तो ये लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक तार को, यानी चालक को इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यानी कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार आपको पकड़ना है, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे से एक सीधे चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि जो उंगली हो, यानी जो उंगलियां हो तार पे लिपटी हो और जो अंगूठा हो धारा की दिशा में हो। तो जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ये हो गया, यही चीज लिखा। और इसमें से एक क्वेश्चन और पूछता है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहाँ पर प्रयोग करते हैं। यानी तो देखो कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को ज्ञात करने के लिए कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता देना है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको करना है दोनों को तैयार करके आना है। यानी इसमें एक क्वेश्चन इसे पूछ लेगा कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बताइए, तो आपको ये नियम बता देना है। अगर आपसे कह दे कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आपको बता देना है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को ज्ञात करने के लिए। यह क्वेश्चन घुमा दे कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, तो आपको बता देना है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बड़े आसानी से पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उपखंड खा का है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। हमको क्या करना है, पहले रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर क्या करना है, उसको संतुलित करना है। तो क्या कह रहे हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, चलिए हम इसको आपको बताते हैं। तो हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का क्या होगा, तो Pb मतलब लेड और नाइट्रेट मतलब NO3। ये क्या बन गया, ये है Pb नाइट्रेट। इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होता है यही बताना है।
तो गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? लेड ऑक्साइड बन जाता है और बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये बन जाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। यानी लेड ऑक्साइड को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो इतनी चीज़ें बन करके तैयार होंगे। तो हमने तो क्या किया, हमने अभिक्रिया तो लिख दिया, हमने अभिक्रिया तो बता दिया कि गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है। फिर क्वेश्चन कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी आपको संतुलित भी करना है। नहीं तो अगर आप रासायनिक अभिक्रिया लिख करके चले आएंगे तो आधे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, इधर Pb 1 है, इधर भी Pb 1 है, यानी दोनों तरफ Pb की संख्या तो बराबर है। चलो Pb को नहीं बराबर करेंगे। अब देखते हैं नाइट्रोजन इधर कितना है। तो इधर नाइट्रोजन देखो 2 है, ये क्या कर रहा है, 2 से गुणा कर रहा है। इधर नाइट्रोजन हो गया 2 और इधर कितना है, इधर है कितना, 1 ही। तो क्या करेंगे, 2 से कर देंगे गुणा। अब 2 से गुणा कर दिए तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, इधर हो गया नाइट्रोजन 2। अब ऑक्सीजन देखें, आप ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, इधर 6 ऑक्सीजन। इधर देखा जाए यहाँ पर हो गए 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 1 7, यहाँ पर हो गए 7 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। और इधर है 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर कर देंगे 2 से गुणा। क्या करेंगे, 2 से गुणा। अब 2 से गुणा कर दिए तो क्या हुआ, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना है, 2 दूनी 4, 2 6 7 है, 7 ही। तो क्या करेंगे, इधर 2 से कर देंगे। अब कितना हुआ, अब हो गया 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 2 8 ही हुआ। कितना हुआ, 8 हुआ है, यानी 8 हुआ है। अभी भी देखा जाए कम है, तो क्या करेंगे, कम है तो इसको कर देंगे 4 से गुणा। कितने से गुणा, 4 से। जब 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 2 10 और 10 2 12। आप देखा जाए इधर भी ऑक्सीजन 12 हो गए, इधर कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यानी अब देखा जाए अब तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई बराबर। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में कुछ और गड़बड़ हो गया होगा, उसको देखते हैं। वो तो गड़बड़ नहीं होगा, देखो Pb इधर 2 हैं, इधर भी Pb 2, चलो ठीक है। नाइट्रोजन इधर कितना है, नाइट्रोजन इधर 2 दूनी 4 है, इधर कितना है, 4 नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। तो आपको ऐसे संतुलित, यानी आपको ऐसे अभिक्रिया संतुलित करना रहता है। अब देखते हैं खा नंबर क्या कह रहा है। तो खा नंबर कह रहा है कि एथेनॉइक अम्ल। तो एथेनॉइक अम्ल का क्या होता है, सूत्र पर लिख लो। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। करें एथेनॉइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, तो सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाना है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। इनसे हमको कराना है अभिक्रिया। तो अभिक्रिया करवाते हैं, देखो क्या क्या होगा। तो अभिक्रिया देखते हैं, तो देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है तो कार्बोनेट है। क्या है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट है, तो अगर अलग करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक ऑक्सीजन हम निकाल दें तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक रहेगा ऑक्सीजन। और यहाँ से क्या करता है H, यानी यहाँ से H ये निकल जाता है और इस ऑक्सीजन को लेकर के हो जाता है फरार। क्या हो गया, हो गया फरार। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो बन जाता है जल। क्या बन जाता है, तब बन जाता है जल। अब जल बन गया। अब देखो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाता है अलग। यानी पहले था कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से हाइड्रोजन ने क्या किया, एक ऑक्सीजन ले लिया। जब एक ऑक्सीजन ले लिए तो एक ऑक्सीजन लेकर के बना दिया जल। अब इसके पास क्या बचा, अब बचे 2 ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बचा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा निकल जाता है अलग, वो भी अलग हो गया। अब देखो क्या बचा है, अब देखें तो यहाँ पर बचा हुआ है सोडियम, यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ के तीनों ये आ जाएंगे तो हो जाएगा CH3COO। जो सोडियम है, सोडियम आकर के इन्हीं से मिल जाता है, तो ये बन जाता है। तो क्या बन गया, तो बन गया सोडियम, यानी ये बन गया है। अब देखो ये बराबर नहीं है, ये संतुलित नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम संतुलित करेंगे। इधर देखें कार्बन कितना है, 1 2, यानी 2 कार्बन है, 2 और 1 3, 3 कार्बन। इधर देख कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन इधर भी, यानी कार्बन की संख्या बराबर है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इधर हाइड्रोजन 3 1 4, 4 हाइड्रोजन इधर, इधर कितना है 3 2 5, यानी इधर हाइड्रोजन की संख्या है 20 5।
तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करें। इधर कितना है 4 है, इधर कितना है 2 3 2 5 6, इधर है कम, तो कम है तो क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे 2 से गुणा। अब 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, अब हो गया 2 3 6 और 6 2 8, 8 हो गया। इधर कितना है, इधर है 3 2 5, इधर भी गड़बड़ है, तो इधर भी क्या करेंगे हम एक कर देंगे 2 से गुणा। यहाँ पर कर देंगे 2 से गुणा। अब देखो तो इधर कितना था 3 दूना 6 तो 8 था, इधर देखें 3 दूना 6 6 2 8। अब देखो हाइड्रोजन हो गया बराबर। अब हाइड्रोजन बराबर हो गया, अब कार्बन को भी चेक कर लें, कार्बन तो नहीं डिसबैलेंस हो गया। इधर कार्बन कितना है तो हो गया 2 के नाम 2 2 4, इधर का 4 कार्बन है, 4 1 5 5 का, इधर देखो कितना है 2 और 2 4, यानी कितना है, यानी जब कार्बन को देखें तो 2 दूनी 4, यानी 2 ये क्या कह रहा है 2 से इसमें गुणा कर रहा है, 2 से इसमें गुणा कर रहा है, तो 2 ये और 2 4 हो गए, एक ये कार्बन हो गया 5। इधर देखते हैं एक ये 2, देखें 2 2 4 और 4 1 5 कार्बन, कार्बन की संख्या हो गई बराबर। यानी देखा जाए तो सभी तत्व क्या हो गए हैं, सब बराबर हो चुके हैं। तो हमको संतुलित भी कर दिए और रासायनिक अपक्रिया भी बना दिए। अब देखते हैं ग नंबर, कौन देखते हैं ग नंबर। तो ग नंबर में क्या है, तो ग नंबर में है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया। तब देखो जिंक प्लस सिल्वर मतलब Ag नाइट्रेट NO3, इसकी हम अपक्रिया करवाते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी तैयार करना होगा। क्या करना होगा, सक्रियता श्रेणी तैयार करना होगा। तो सक्रियता श्रेणी में देखेंगे जो होगा ऊपर क्या होता है, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है वो होता है ज़्यादा शक्तिशाली, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे होता है कम शक्तिशाली। तो देखा जाए जिंक होता है ऊपर सक्रियता श्रेणी में और जो Ag होता है नीचे, यानी जिंक जो है ज़्यादा शक्तिशाली है और Ag है कम। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जाएगा तो Ag को हटना पड़ जाएगा, जिंक जाएगा तो Ag को हटा देगा। तब हटाएगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। अब Ag क्या हो गया अलग, ये होगी हमारी अपक्रिया। अब देखा जाए जिंक इधर एक है, इधर भी जिंक एक है, और नाइट्रोजन इधर कितना, इधर है 2 नाइट्रोजन, इधर कितना 1, तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, यानी सब हो गया बराबर। अब देखो Ag इधर 2 हो गया, इधर कितना है 1, तो इधर भी 2 से कर दिए, तो हमारा Ag भी बराबर हो गया। तो ये होगी घ नंबर। अब घ नंबर देखते हैं, तो घ नंबर में है कि सोडियम सल्फेट, क्या है सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से अपक्रिया करवाना, किसे, बेरियम क्लोराइड से। तो क्या होगा, हम आपको बता दें कि ये अपक्रिया है, ये है द्विविस्थापन की, क्या है द्विविस्थापन। तो ये क्या करता है, इसके साथ चला जाता है, ये चला जाता है इसके साथ, यही है। तो बेरियम में सल्फेट साथ जाएगा तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और जो सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये ऐसे होती है। अब देखा जाए यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन 2 इधर हो गया, 2 इधर। अब सोडियम देखा जाए यहाँ पे 2 थे, अब सोडियम भी 2 हो गए, तो हमारी अपक्रिया भी संतुलित हो गई। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है।